अभी देखो, अब अपन का जो चैप्टर यूनिट है, चैप्टर तो खैर कहना गलत होगा, एक सेक्शन स्टार्ट होगा, वो सेक्शन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स। अब एक साथ चलते हैं, हालांकि आपके मॉड्यूल्स में तो क्या है, एक के बाद एक दे रखे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पहले दे रखी है, फिर थर्मोडायनेमिक्स दे रखी है, पर ये सब इंटरकनेक्टेड है, कोई इंडिविजुअल। इसमें स्टेट ऑफ मैटर भी घुस जाएगा बीच में। स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हो? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो सॉलिड स्टेट 12th में। लिक्विड नहीं पढ़ना, लिक्विड के लिए चैप्टर अलग है अपना, फ्लूइड डायनामिक्स यूनिटी अलग है। अभी पढ़ना सिर्फ गैसेस है ना। गैसेस की कुछ प्रॉपर्टी जो उनके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को शो करती है, वो समझते हैं। तो आप अभी जाहिर सी बात है, इसमें मॉड्यूल में दे रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो अपन उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो आप लोग यूनिट का नाम डाल लें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नीट वालों के इसी में है कि अलग है कुछ? केटीजी अलग दे रखा है क्या? हाँ, इसमें तो है नहीं, इसमें तो सॉलिड है और फ्लूइड है। फ्लूइड वाला तो भी करवाया नहीं है, सॉलिड वाला हो गया। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसमें सबसे पहले मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाता हूं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बहुत भारी न्यूमेरिकल नहीं आते, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई लॉजिकल हाउ एंड वाई के क्वेश्चन नहीं आते। केटीजी में अलग से 1 या 2 नंबर का वेटेज है, यानी कि पक्का एक क्वेश्चन तो है ही है, 2 से ज्यादा आएंगे नहीं, एक और कभी 1 कभी 2 ऐसा रहता है। 2 से ज्यादा कैसे भी नहीं आएंगे, 1 से कम नहीं आएगा, मतलब 1 तो पक्का ही पक्का आता है, ठीक है। ये कहानी है इसकी। और दोनों ही बायोलॉजी वालों के लिए भी और मैथमेटिक्स वालों के लिए, दोनों के लिए हलवा टॉपिक है, मतलब फुल टॉस बॉल है, इससे नंबर मिल जाते हैं। फॉर्मूले आप ये मत देखना कि ज्यादा है कम है, फॉर्मूले कनेक्टेड है सारे, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अलग से याद करना पड़े, सिंपल है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें, मतलब ग्राफ के क्वेश्चन देखा गया ज्यादा आ रहे हैं। ग्राफ बना के पूछ लेता है क्या ग्राफ है, इसमें वेरिएशन क्या, अजीब अजीब से ग्राफ आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा एनालिटिक्स लगाओगे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करते चले जा रहे हैं, मैथमेटिक्स लग रही है, कुछ नहीं होगा ऐसा। इसलिए कह रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, देख कर हो जाते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स के भी हो जाते हैं और केटीजी के भी हो जाते हैं। इसमें पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ये कि आपको ऐसा समझिए कि आपके पास एक बॉल है, उस बॉल का मास पता है आपको, आपने उस बॉल को फेंका तो उसकी आपको स्पीड भी पता है, तो उसका मास पता है, उसकी स्पीड पता है, तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? 1/2 mv²। वो बॉल किसी दीवार पर पड़ी, उसने अपना प्रभाव दीवार पर छोड़ा, उसने दीवार पर प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर लगाया होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया दीवार का, फोर्स कैसे निकालोगे? ma, है ना। अब इमेजिन करो गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल का मास बहुत हल्के होते हैं, वो तो नेग्लिजिबल है, उसकी स्पीड पता ही नहीं, अलग अलग की अलग अलग स्पीड होती होगी, अनगिनत मॉलिक्यूल है, कौन गिने? इस कमरे में गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं, सबकी स्पीड कैसी होगी, और थ्री डायमेंशन में होगी, एक्स वाई जेड। तो क्या इसका आप 1/2 mv² से आंसर निकाल सकते हो? नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की प्रेशर चाहिए, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवार पे कितना फोर्स लगाते हैं वो चाहिए, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, अलग कहानी है। तो अलग तरीके से अपन को पढ़ना है बहुत सिंपल, पर चीज अलग है, इसलिए बता रहे हैं। दूसरी बात ये समझो, आइडियल गैस क्या होता है? गैस क्या होता है? गैस वो चीज है जो, देखो 3 तरीके से चीजें होती हैं। एक, जहां मैं अभी आपको स्टेट ऑफ मैटर समझाता हूं, है ना। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? एक होता है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। आप कॉलेज वॉलेज में जाओगे तो आपको 2 स्टेट और मिल जाएंगी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। उसका जिक्र ही हो पाता है, 11-12 में पढ़ नहीं पाते वो होता क्या है। 99% जो स्टार्स हैं उनकी जो स्टेट है वो प्लाज्मा है। स्टार्स, गैलेक्सीज, नेबुला, सुपरनोवा, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ, इनकी स्टेट क्या है? ना ये सॉलिड है, ना ये लिक्विड है, ना ये गैस है, प्लाज्मा स्टेट में है। तो वो सब क्या होता है, कैसे होता है, वो पढ़ना नहीं है, अपन को ध्यान इन तीनों पे देना है। इसके लिए केमिस्ट्री में अलग से टॉपिक होता है, सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में 12th क्लास में। अब तो शायद सिलेबस से हट गया ये, ठीक है। लिक्विड वाला अपने भी आएगा और फ्लूइड डायनामिक्स करके है, उसमें पढ़ेंगे। अभी ध्यान देते हैं जरा गैसेस पर। गैसेस वो जिनके में आपको नोट्स की, वही जैसे कि शुरुआत में थ्योरी होती है, उसकी मैं आपको फोटो भेजूंगा, थ्योरी समझा मैं दूंगा, वो नोट डाउन कर लेना है, समझा मैं दूंगा कि अब गैस क्या होती है। तो गैस वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूरी पर है। गैस के लिए मतलब मॉलिक्यूल का पास अगर है, मॉलिक्यूल पास पास है बिल्कुल, तो क्या कहलाएगा? सॉलिड। दूर दूर है तो लिक्विड, बहुत ज्यादा दूर है तो गैस।
दो चीजें होती हैं, एक होती है रिपल्सिव पावर, एक होती है अट्रैक्टिव पावर। क्या? एक होती है रिपल्सिव पावर, एक होती है अट्रैक्टिव पावर। अट्रैक्टिव पावर अगर बड़ी है रिपल्सिव पावर से तो सॉलिड बन जाता है, अगर बराबर है अट्रैक्टिव पावर और रिपल्सिव पावर मॉलिक्यूल्स की तो लिक्विड बन जाएगा, और अगर अट्रैक्टिव पावर बहुत कम है, रिपल्सिव पावर बहुत ज्यादा है, तो फिर वो गैसियस स्टेट में आता है। रिपेल अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। गैस के मॉलिक्यूल की स्टेट को समझाने का तरीका है, बाकी मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होते हैं, ना वो अट्रैक्ट करते हैं ना वो रिपेल करते हैं, है ना। अब आप ये सोचो कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और नहीं, चलो अभी हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं करते, अभी अपन ये समझते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स वो है, गैस वो स्टेट है जहां मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूरी पर है। तो आइडियल गैस क्या होती होगी? गैस का काम क्या है? एक्सपैंड होना। क्या काम है? एक ही काम है गैस का। गैस का काम क्या है? मॉलिक्यूल दूर दूर जाए। तो आइडियल गैस क्या होगी? जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर हो। क्या बोला? हाँ, वो आइडियल गैस है। आइडियल का मतलब जो सारे लॉ फॉलो करे गैस के पूरी तरीके से। सच में ऐसा होता है क्या? नहीं। सच में कौन सी गैसेस होती है? रियल गैसेस। ये हाइपोथेटिकल है कि अगर आइडियल होगी तो ऐसा होगा। कहते ना आइडियल स्टूडेंट को सुबह 4 बजे उठना चाहिए, उठ रहा को तुम 4 बजे, दिन के 12 घंटे पढ़ने चाहिए, सुबह उठते ही माँ बाप के पैर छूने चाहिए, कुछ चूरा पैर तुम अपने ही चुलवा लो। तो आइडियल तो एक सिचुएशन है कि ऐसा होना चाहिए, हो नहीं रहा वो एक अलग बात है, ठीक है। अब अपन आइडियल गैस के बारे में अगर बात करेंगे, एक चीज और मान के चलो, एक कंटेनर है, कंटेनर को आप हीट देते हो, हीट से इसका क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे भैया पूछना है बालक क्या चाह रहा है, 10th क्लास का कुछ डाउट पूछ रहा है, मतलब आप हीट दे रहे हो इसको, तो हीट देने से क्या बढ़ता है? इसका टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर आती है काइनेटिक एनर्जी। ये बात तो एक सिनोनिम की तरह मान लेना कि टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सिनोनिम समझते हो? ये होने से ये होगा, ये तय मान लो एक बार के लिए। कभी भी आप काइनेटिक एनर्जी का मतलब है या इंटरनल एनर्जी का मतलब है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी। ये सब लॉ हैं, अभी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ये, और मैं भी लॉ की तरीके से नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे कि नहीं? अब आपने क्या कर दिया? ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब बताओ कि जैसे प्रेशर कुकर, नीचे से हीट दे रहे हो, ऊपर ढक्कन लगाया, क्या होगा? अंदर क्या बढ़ेगा? प्रेशर। प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा? आप समझो प्रेशर कुकर का रोल क्या है? जो स्टीम बनती है, पानी डालते हैं सब्जी वब्जी बनाते में, तो पानी उबलेगा, स्टीम बनाएगा। स्टीम बनेगी, काय पे जाएगी? कुकर के छत पे। वहां से तो गैस बाहर जा नहीं सकती, वापस आएगी टकरा कर नीचे। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो भी खाना पकाती है। नीचे से हीट आ रही है, ऊपर से स्टीम आ रही है। पर जब जरूरत से ज्यादा अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो विसल बजती है ना। तो वो प्रेशर की एक्सेस सिचुएशन है। मैं कह रहा हूं वो विसल भी नहीं हो, बंद हो, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं भाई? तो प्रेशर बढ़ रहा है तो चीज क्या होना शुरू हो जाएगी? बहुत तेज बॉयल। एक लिमिट तक ही हो ना, फिर तो भाई प्रेशर बस्ट हो जाता है। ऐसे गर्मियों में अगर आप साइकिल चलाओ बहुत देर तक तो ट्यूब बस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर फ्रिक्शन की वजह से हीट आ रही है। हीट क्या बढ़ाएगी? अंदर टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर। अब वो प्रेशर बाहर निकलने की जगह है नहीं, तो बस्ट हो जाता है। होता है ऐसा, कहते हैं इसलिए साइकिल में गर्मियों में कम हवा भरवानी चाहिए। होता है ऐसा। बाइक में भी सेम रूल काम करेगा। जो भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स है जिनके अंदर स्पेस होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रिकल है जिनके अंदर स्पेस होता है, हवा वगैरह भरी होती है, उन सबके अंदर ये लॉ काम करता है। अब सुनो, आपने टेम्परेचर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, तो प्रेशर आप कांस्टेंट कर रहे हो, मतलब आपने वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होने दिया। भाई वॉल्यूम क्या होता है? ये इस समय कंटेनर का वॉल्यूम जितना है, गैस उतनी जगह में रहेगी। आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया कि नहीं गैस का? इधर ध्यान दें भाई प्लीज। आपने गैस का क्या कांस्टेंट कर दिया? वॉल्यूम। कि इससे ज्यादा गैस ना ऊपर जाएगी ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, इतना है। पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या प्रेशर बढ़ रहा है अंदर? सोचो, टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर तो प्रेशर बढ़ रहा होगा अंदर। बाहर निकलने की जगह मिल रही है क्या उसको? गैस को नहीं मिल रही, तो प्रेशर अंदर बढ़ता चला जा रहा है। सही है। प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है। पर कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? अब मैंने काम किया बहुत, जब हाई प्रेशर हो गया था तो मैंने इस ढक्कन को हटा दिया। अब बताओ आप क्या हुआ होगा? ये बहुत तेज अमाउंट में बाहर निकली होगी गैस, तो एक्सपैंड हो गई, मतलब क्या बढ़ गया? वॉल्यूम। जो पहले इतनी सी जगह में थी वो पूरे कमरे में फैल गई। वॉल्यूम बढ़ा तो अब प्रेशर बढ़ा होगा क्या? प्रेशर वापस उतना ही रह गया, कम। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या कम हो गया? प्रेशर कम हो गया। समझ में आया? तो कौन कौन 3 चीजें खेल रही हैं?
प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब आप ये बताओ, आइडियल गैस के लिए हम क्या चाहते हैं कि आइडियल गैस सिर्फ क्या हो, एक्सपैंड हो, यही चाहते हैं अपन। गैस का काम होता है एक्सपैंड होना, आइडियल मतलब सिर्फ एक्सपैंड हो, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत बहुत दूरी पर हो। इसके लिए कंडीशन बताओ क्या है। टेम्परेचर तो होना चाहिए हाई, ताकि गैस के मॉलिक्यूल को मिले एनर्जी भागने के लिए, और प्रेशर नहीं होना चाहिए या बहुत लो होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह काम करती है। कहां कहां पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर पर, और प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो ढक्कन लगा हो कि नहीं लगा हो एक्सपैंड होने के लिए, नहीं लगा होना चाहिए ना भाई। तो प्रेशर होना चाहिए क्या, नहीं सर, प्रेशर होना चाहिए बिल्कुल लो। इस पूरे चैप्टर में और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में अपन अपनी इस क्लास को कंटेनर मानेंगे, आप और मैं गैस के मॉलिक्यूल है। बाहर से जो हीट आ रही है वो सनलाइट है, बाहर से हीट आती है सनलाइट है। अब अगर मैं गेट बंद कर दूं, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूं, तो आप और मैं हीट तो लेंगे, पर एक्सपैंड हो पाएंगे क्या। इस कंटेनर का वॉल्यूम ही आपका और मेरा वॉल्यूम, इसमें घूम सकते हैं या घूम सकते हैं। और टेम्परेचर आएगा तो क्या करेंगे, टकराएंगे, पर बाहर जा सकते हैं क्या, नहीं। पर अगर एग्जॉस्ट फैन चला दिया जाए तो वो गैस एक्सपैंड हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। होता है ऐसा। वो अपन इस कमरे को अपनी रियलिस्टिक सिचुएशन मान के काम करेंगे। तो आइडियल गैस की कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ, देखो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। नॉर्मल सभी गैसेस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर अपने आप को आइडियल गैस की तरह शो करती हैं, शो करती हैं, ठीक है। उसका एक ग्राफ भी होता है, एनसीईआरटी में तो पहले ही पन्ने पर है। इसमें पता नहीं कहां है, इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें भी है नहीं। एनसीईआरटी में तो पहले ही पेज पर है। इस प्रकार का एक ग्राफ होता है एनसीईआरटी का। ये है प्रेशर और ये है उसका वॉल्यूम। चलो खैर अभी ये है ही नहीं तो मैं आपको क्या ही समझाऊं। तो एक चीज तो ये, ठीक है, हल्की फुल्की समझ में आई। अब अपन को तीन चार चीजें समझनी है। गैस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, गैस का टेम्परेचर समझना है, प्रेशर समझना है, वॉल्यूम समझना है, मास समझना है, डेंसिटी समझनी है, और लास्ट में कंपोजिशन समझना है। और एक बात दिमाग में पहले से सेट कर लेनी है, हालांकि एक दो दिन बाद आएगी ये चीज। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एक चीज दिमाग में पहले से सेट कर लो। कई सारे लॉ हैं गैस के लिए, अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए यही लॉ कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। ये सब मिला जुला कर एक इक्वेशन बनती है, वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कहलाती है। आइडियल गैस की इक्वेशन है ये। क्या है, हाँ, ये अपन अभी याद करके चल रहे हैं, और बाकी आज ये कैसे आएगी वहां तक पहुंच जाएंगे अपन। आज की क्लास खत्म होती है तो ये ड्राइव हो जाएगा, पर आपको पता रखना है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। चलो इसको समझते हैं। तो देखो इसमें पी है, वी है और टी है, मास है, डेंसिटी और कंपोजिशन है। इनको समझते हैं आप। सबसे पहले एक लाइन लिखें अपन, हेडिंग लिख ली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ऑफ मैटर में लिखो, सिर्फ कॉपी। देयर आर 3 states, ये वाली भी देखो, ऑफ मैटर discussed in our heat and thermodynamics. देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कॉमा लिक्विड कॉमा गैस। अगली लाइन में लिखिए, टू ऑब्टेन गैसियस स्टेट, to obtain gaseous state, high temperature and low pressure is required. अब आप एक पेज छोड़ देना पूरा ऐसा, एक पेज पूरा, पेज 2 पन्ना 1 मतलब, ठीक है। उसमें आपकी बेसिक कुछ बातें आ जाएंगी जो अभी मैंने बताई हैं। अब लिखिए, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस।
मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। फर्स्ट लिखो मास, सेकंड लिखो वॉल्यूम, थर्ड लिखो टेम्परेचर, फोर्थ लिखो प्रेशर, पांच लिखो डेंसिटी। और जब डेंसिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें कंपोजिशन पढ़ा दूंगा। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। पहला पॉइंट डालो मास। हाँ भाई, तो देखो मास आपको नापना है ग्राम में, क्योंकि गैस इतनी भारी तो होगी नहीं कि आप किलोग्राम में नापने चले जाओगे। तो लिखो डैश लगा के, masses of gas should be measured in gram। should be measured in gram। अब देखो, आप ये मान लो कि एक एम्प्टी सिलेंडर है। क्या है? एम्प्टी सिलेंडर। इसका वेट है W1। कितना वेट है? इसके अंदर कुछ किया और हमने गैस को फिल कर दिया। क्या किया हमने? कुछ गैस को फिल कर दिया। गैस फिल्ड। और अब इस सिलेंडर का वेट कितना हो गया? M2। ये बताओ गैसेस में वेट होता है क्या? है? वेट होता है? वेट गैसेस में होता है? होता है? क्यों नहीं होगा? होगा। एक एम्प्टी सिलेंडर ले लो और एक भरा हुआ सिलेंडर ले लो, अलग नहीं होगा उनका? घर में सिलेंडर है, सिलेंडर का वेट, सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम। है तो गैस ही, है तो गैस ही। मैंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बोला ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं गैस का वेट होता है क्या? तो क्या वो खाली सिलेंडर और बड़े सिलेंडर का वजन अलग अलग नहीं होता क्या? तो यानी कि गैस का ही तो वेट है, उसमें और का वेट है। हालांकि वो कंप्रेस्ड है, हाईली कंप्रेस्ड है, पर वेट तो होता ही है ना भाई। तो ये हो गया आपका फिल्ड सिलेंडर। अब आपसे कोई पूछे था गैस का वेट क्या है या मास ऑफ गैस कितना है, तो क्या बोलोगे आप? भरा हुआ सिलेंडर माइनस खाली सिलेंडर, तो जो बचा वो वजन का होगा? गैस का होगा, जाहिर सी बात है। सही है। तो इस तरीके से अपन ये पता कर सकते हैं कि गैस का वजन क्या होता है, कितना होता है। बेसिक चीज। अच्छा, एक चीज और आती है, शायद सुना हो कभी, नंबर ऑफ मोल्स। मोल कॉन्सेप्ट जानते हो? अवोगाद्रो ने मोल का कॉन्सेप्ट दिया था। मोल कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी गैस में उसका अगर मास फिक्स कर दो, वॉल्यूम फिक्स कर दो, टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड रख दो, कैसा? तो उनके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हैं। मतलब सभी गैसेस 22.4 लीटर वॉल्यूम लें, कितना? उनका मास फिक्स कर दीजिए और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे सबको रख दीजिए, तो सभी गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिक्स होंगे, और वो होगा 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? आप अलग अलग कंटेनर लें गैस के, एक में आप हाइड्रोजन भर दीजिए, एक में आप नाइट्रोजन भर दीजिए, एक में आप ऑक्सीजन भर दीजिए, एक में आप कुछ हीलियम भर दीजिए। इन सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है? अलग अलग है। इन सबका वॉल्यूम लीजिए 22.4 लीटर। अच्छा हाँ, ये बात भी बता दूं, अभी जस्ट बताने वाला था। इसके बाद वॉल्यूम को लीटर में नापा जाएगा। क्या में नापा जाएगा? बिल्कुल लीटर में ही नापा जाएगा। लिखवाऊंगा अभी जस्ट, इसके बाद मास के बाद वॉल्यूम तो पढ़ाना है, तो वो पढ़ाऊंगा अभी। और इनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर को रख दिया जाए 1 atm, वॉल्यूम को वॉल्यूम तो 22.4 लीटर हो ही गया, और इसके बाद टेम्परेचर को रख दिया जाए 273.15 केल्विन, और इन सबके अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या नापी, मैथमेटिकली नापी, तो वो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इन सभी के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और कितने गिने तो होंगे नहीं है। अवोगाद्रो ने किया मैथमेटिक्स। कौन सा मैथमेटिक्स सर? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए लिखा मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। मोलर मास को ही आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। यह एक फॉर्मूला है क्या निकालने का? मोल्स निकालने का। तो मोल क्या बोला है?
वो बता देता हूं। ये तो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इस जब 22.4 लीटर को ग्राम में बदला, अभी सिखाऊंगा अगले टॉपिक में, वॉल्यूम मास के बाद क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, सिखाऊंगा आपको। इसको जब ग्राम में बदला तो ग्राम, जैसे ऑक्सीजन 22.4 लीटर गैस को आपने ग्राम में बदला तो आया 32 ग्राम। कितना आया? 32 ग्राम, 32 ग्राम। ये कहलाया 1 मोल। तो कोई पूछे आपसे कि 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 32 ग्राम। अब 32 क्या है? आप थ्योरेटिकली सोचो जरा, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? यही तो है। ये क्या है इसका? मोलर मास, मतलब मास नंबर। अब तो बोलो मास नंबर क्या है? ये मास नंबर, एटॉमिक मास कह सकते हो, या और मोटी भाषा में आप बोल सकते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यही कहते हैं। अब ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक जानते हो क्या होता है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, जान रहे हो क्या होता है? क्या होता है मोनो एटॉमिक? बता। हाँ कर रहा था अभी, हाँ बता। हाँ हाँ आप क्यों गाना बज रहा है क्या बैकग्राउंड में? छन से टूटा कोई सपना, तुम बताया ना भाई। मोनो एटॉमिक, हर्ष आप बता। और डाई एटॉमिक, काय में 2 एटम, पूरी गैस में है? तो बता। चांटा पड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन O2 फॉर्म में आता है। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक एटम होता है उन गैसेस को मोनो एटॉमिक कहते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस HENEARXE, ये सब। अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं तो डाई एटॉमिक होते हैं, जैसे हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। इतना O2 N2 H2, तो 2 लगा रहे हो मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 एटम है। ट्राई एटॉमिक गैसेस, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, H2S, O3, CO2, NO2, N2S, H2S, ये सारी। फिर और भी आती है, मीथेन वगैरह आती है, CH4 वगैरह आती है, वो पॉली एटॉमिक में काउंट करो उनको, अपन को वो सब नहीं, उसमें नहीं जाना। तो ये कैसी गैस है? डाई एटॉमिक है। तो 16 इंटू 2 कितना? तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 32। इसका वेट मास कितना मैंने बताया आपको ग्राम में? मैंने कहा था इसको ग्राम में बदला तो कितना आया? 32। और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना है? कट के कितना आएगा? तो 1 मोल का मतलब ऑक्सीजन के लिए कितना ग्राम हो गया? 32 ग्राम। तो आप तो ऐसे याद रखो, किसी भी 22.4 लीटर गैस को, कितना अच्छी थ्योरी है यार। आप इमेजिन करो, आपने लीटर में सबको 22.4 लीटर लिया हुआ है, बट व्हेन वी कन्वर्ट द 22.4 लीटर इनटू ग्राम, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के अलग अलग आ रहे हैं। नाइट्रोजन कितने ग्राम हो जाएगी? 28 ग्राम। नाइट्रोजन कितने ग्राम हो जाएगी? ऑक्सीजन कितने ग्राम हो जाएगी? 32 ग्राम। खेल समझ रहे हो? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28। उसका ग्राम में वजन रखो 28, तभी तो कट के बनाएगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितना हो गया? 28 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। सही है? तो 22.4 लीटर को जब अपन ग्राम में बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है? मोल। समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट क्या है? आसान भाषा में समझा करो, मतलब ऐसी चीज इस तरीके से समझो कि आप किसी भी विषम सवाल को कर रहे हो, किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, आप उस लाइन को गड़बड़ नहीं करो जो फंडामेंटल है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होंगे, भाषा चेंज होंगी, लेवल बढ़ेंगे, पर आपका बेसिक तो सही एक ही लाइन का होना चाहिए। तो मोल क्या है? 1 मोल क्या है? मोल का मतलब 22.4 लीटर को जब हम ग्राम में बदलते हैं तो वो मोल है। तो सर वो तो अलग अलग गैस का एक होगा? नहीं, अलग अलग गैस का मोल अलग अलग होता है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन है, पर 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, तो भाई ये सिंबल तो सभी को याद है ना यार, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, सबको याद है। और एक कौन सी गैस होती है? डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ये सब पता है, तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं उसके ग्राम कन्वर्ट, है ना? पता तो है ना। क्लोरीन का मास नंबर क्या है? कितना है? एटॉमिक मास 17। बढ़िया भाई, चलो एटॉमिक मास पूछा था प्रभु। खैर आपको ये, अच्छा ये जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है जानते हो क्या है? ये क्या कहलाती है? अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों? क्योंकि सच में तो गिना होगा नहीं, थ्योरी है। सच में मॉलिक्यूल गिने होंगे क्या उसने बैठ के? एक एक वीक थोड़ी ना रहे जो गिन लेगा। उसने कहा इन कंडीशंस के अंदर अलग अलग गैसेस में मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होती है, और इस 22.4 लीटर को जब हम ग्राम में बदलते हैं तो वो कहलाता है मोल। कितना याद हो गया? आसान, मोल कॉन्सेप्ट भी आसान है। अब आप देखो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? मास ऑफ गैस पर मास काय में निकालना है,
प्लीज ग्राम में। और मोलर मास, अब मोलर मास तो क्या होता है, वो भी ग्राम में ही आए। मोलर मास काय में आता है, ग्राम में। तो दोनों ग्राम और ग्राम कटेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो नंबर की कोई यूनिट होती भी नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल्स, हाँ मोल्स को काउंट काय में करते हैं अपन, या सॉरी इनको काय में काउंट करते हैं, क्या कहते हैं सब्सटेंस के मास को, वो मोल में कर सकते हैं कितने मोल गैस है, पर वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी इतना ही बहुत है। तो आप एक काम करो, क्या लाइन लिखी है आप लोगों ने, मास काय में ना पाता, यही तो लिखा है बस। अभी ये डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया हुआ है सिलेंडर वाला, फटाफट जितना लिखा है उतना लिख लो जल्दी स्पीड में। डिजाइन मत बनाओ, जल्दी करो। हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, वॉल्यूम। बेसिक बात पता होनी चाहिए वॉल्यूम की, क्या होती है वॉल्यूम का मतलब। तो एक मिसकंसेप्शन भी है और एक ठीक ठाक बात है जो शायद आपको पता हो। इस क्लास में जो भी गैस है उसका जो शेप होगा, वॉल्यूम होगा, वो इस क्लास के वॉल्यूम के बराबर माना जाएगा। अगर इस छोटा कंटेनर ले लूं और उसके अंदर कोई गैस भरूं और पूछूं गैस का वॉल्यूम बताओ, तो आपको कंटेनर का वॉल्यूम बता देना है। सही है। गैस जिस कंटेनर में भरी होती है उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है शेप, साइज और वॉल्यूम। क्या क्या, शेप, साइज और वॉल्यूम। तो किसी भी कंटेनर के अंदर जब कोई गैस भरी हुई होती है तो कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है। पर एक चीज का ध्यान रखना, मान के चलो कि एक कंटेनर में आपने दो गैसेस भर दी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और दोनों हजार लीटर भर दी, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 1000 लीटर ही था। अब आपसे कोई पूछे, अब आपको एक गड़बड़ लगेगी कि सर वॉल्यूम था 1000 लीटर और आपने दोनों 1000 लीटर भर दी, दोनों कैसे आ सकती हैं, कोई एक ही आएगी 1000 लीटर तो वॉल्यूम 1000 लीटर है, नहीं। एक अजम्पशन है, अजम्पशन ये है, आपको ये मानना है कि ये दोनों नॉन रिएक्टेबल हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करने वाली, और जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी तो आप ये मानोगे सेपरेटली कि ये भी 1000 लीटर जा सकती है और ये भी 1000 लीटर जा सकती है। नहीं आया समझ में। तीसरी कोई गैस होती तो वो भी 1000 लीटर ही हो जाती। अज्यूम करेंगे दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, अगर ऐसा है तब ये लॉजिक काम आएगा। तो आपसे कोई पूछे सर वॉल्यूम बताइए मेरे को H2 का, तो आप बोलोगे साहब 1000 लीटर है, और आपसे कोई H2 का N2 मतलब जो भी है, और अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम O2 का तो वो भी आप 1000 लीटर बोल सकते हो। बट कंडीशन अजम्पशन क्या है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करें, रिएक्ट कर गई तो 2000 लीटर हो जाएगा, उतनी जगह इसमें है नहीं। सही है। आप ऐसे समझो कि आप पे बाइक नहीं है पर आप पे लाइसेंस है, आप अपने दोस्त के पास गए कि भाई मेरे को है ना तेरी बाइक चाहिए थोड़ी सी देर के लिए, उसने अपनी दे दी, चौराहे पे निकलती पुलिस वाले ने लिया तुम्हें, तो कहाँ जा रहा, क्या मैं काम से जा रहा था, कि किसकी गाड़ी है, क्या बोलेगा वो कि मेरी है मैं चला रहा हूं, है नहीं, पर क्या बोलेगा इस समय कौन राइड कर रहा है कि किसकी गाड़ी है, मेरी है अंकल, कि कागज दिखा कि घर पर रखे, लाइसेंस दिखा कर लो, लाइसेंस तो उसका है ही ना चलाने का, तो दिखा देगा। अगर डीपली तहकीकात करी जाए तो क्या एक बाइक दो बंदों की हो सकती थी, पर डीपली अगर बात करें तो कागज किसी और के चला कोई हो रहा है, संभव है क्या एक बार में दो लोगों के नाम गाड़ी होना, नहीं। जैसे ये संभव नहीं है कि ये भी 1000 लीटर आ जाए और ये भी 1000 लीटर आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही है, पर अलग अलग कंडीशन है ना, तो वो इस समय घर पे है और वो इस समय चला रहा है। दोनों एक साथ कह सकते हैं कि दोनों एक साथ आ जाएं कि बुला मालिक कौन है, मालिक भी आ जाए, वो भी बताओ गाड़ी है, वो क्या मेरी, वो क्या मेरी, ऐसा होगा क्या, एक बार में तो किसी एक की होगी, पर जब कोई एक ही मौजूद है तो उस एक की ही पूरी गाड़ी मानी जाएगी। तो ये अजम्पशन है, सच में नहीं है। ठीक है, आइडियल है तो एज्यूम करेंगे अपन। लिखो जरा वॉल्यूम के बारे में, गैस ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम, गैस ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, they are kept in it, या they are kept in, बस इतना लिख लो, they are kept in। अगली एम लिखो, जनरली वी मेजर द वॉल्यूम इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब, लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी बता दूं तुम्हें, रिप्रेजेंटेशन अलग है। कोशिश करना सवाल जहां कहीं भी हो उससे लीटर में लाने के लिए, क्या कोशिश करोगे
वॉल्यूम कहीं पर भी कैसे ही दे रखा हो, कहां ले आओ उसको अंत में खींच खाच के, तो उसके लिए आपको कुछ कन्वर्जन आने चाहिए, और आपको कन्वर्जन सिखाते हैं इसके। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है? वैसे 973 होता है, अपन राउंड ऑफ करके 1000 ले रहे हैं ताकि अपन के सारे सवाल आसान हो जाए, है ना। अच्छा, मीटर क्यूब लिखें वो भी सही है, पर अधिकांश जगह पर गैस की कंडीशन में अपन लीटर लिखते हैं। आप किस किस के घर में 4 पहिए की गाड़ी है, कार कहते हैं ना, कार, किस किस के घर में है? एक तेरे घर में, बस सब गरीब हो तुम, मेरी तरह तुम्हारे घर में 2 अमीर लोग हैं। डिग्गी तो होगी, डिग्गी आती है, डिग्गी किडनैप करके ले जाते हैं जिसमें, डिग्गी ओमनी नहीं, सादा गाड़ी की डिग्गी। डिग्गी का वॉल्यूम लीटर में लिखा होता है, ये बात पता है क्या? या किसी गाड़ी का रिव्यू गूगल पे या नेट पे यूट्यूब पे देखना, तो उसकी डिग्गी का वॉल्यूम लीटर में होता है। मैं भी पहले सोचता था, मैंने लीटर में पानी डालेंगे क्या हम इसमें, क्योंकि हमें लगता था पानी ही लीटर में नापा जाता है। फिर हमने पढ़ाई लिखाई करी, पता पड़ा गैस भी लीटर में ही नापी जा रही है। तो वॉल्यूम काय के हिसाब से? मीटर क्यूब के हिसाब से नापा। पर क्या वो सच में मीटर क्यूब हो सकता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर हो सकती है क्या? नहीं। इसलिए उसको, क्योंकि गैस ऑक्यूपाइड है ना, तो क्या मान रहे हैं अपन उसको? लीटर। लीटर। अब आपने 4 बक्से रख दिए उसमें, पर कोनों में तो जगह बच जाएगी ना, तो पर गैस अगर होगी तो गैस तो जगह नहीं छोड़ेगी ना भाई। इसलिए कभी भी ऐसी जगह पर जहां पर सामान रखना हो, वहां पर स्पेस मीटर क्यूब की बजाय लीटर में नापा जाता है, ये याद रखना। और एक बात और बता दूं तुम्हें, इसको डेसीमीटर भी लिख सकते हैं ना अपन, लीटर और डेसीमीटर तो वो तो एक ही बात है। क्या ठीक है, एक चीज और सुनो, नोटिसेबल है। मान के चलो कि इसका कोई वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, और इसमें यहां पर अपन ने को सॉलिड रख दिया, मतलब बिल्कुल ही सॉलिड करके पैक कर दिया इस जगह को, कुछ भी नहीं जा सकता, नॉट इवन द गैस। अब ये वाली जगह बची इसकी, अब आप इसमें गैस भरो अगर, है ना, इसमें गैस भरो अगर आप, तो क्या अब पूरे वॉल्यूम में गैस ऑक्यूपाइड हो जाएगी क्या? नोटिसेबल है इसलिए पूछ रहा हूं। इस कंटेनर का पूरे का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, पर नीचे को सॉलिड भर दिया आपने, पत्थर वत्थर को डाल दिया अच्छी तरह। अब आप इसमें गैस भरोगे तो क्या पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में गैस आ पाएगी क्या? तो आंसर है नहीं आएगी। नहीं आएगी, तो इस केस में गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, बचे हुए वॉल्यूम के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन जेई वाले बच्चों के लिए ये हिल जाता है। जेई में इस तरीके की चीजें इधर उधर से पूछी जाती हैं। तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा। ये सॉलिड है, यहां पर गैस का वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है ना, ये रिमेनिंग वॉल्यूम है। ऑक्यूपाइड बाई गैस। ठीक है, खांसी का सिरप देगा, ढक्कन देगा उसका, ऑनलाइन बनी होती है, में 5 ml 10 ml, तुम तो वैसे पी जाते होंगे। पर 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर कहूं या डेसीमीटर क्यूब कहूं, एक ही बात है ना, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। 1000 ml वॉल्यूम होता है, एम का मतलब मिलीलीटर। ठीक है, तो जो खांसी के सिरप या ड्रॉप वगैरह आती है उनमें ml, क्योंकि वो लीटर थोड़ी ना, उसमें 1 लीटर दवाई पिला दो बच्चे को, मर गया बच्चा, खांसी से तो नहीं मरा, ओवरडोज से मर गया था, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो बहुत कम अमाउंट जाता है। कम अमाउंट का मैंने आपको बताओ, मिलीलीटर में। लीटर को LTR लिख देते हैं कई जगह, क्या LTR। इसको अगर आप सेंटीमीटर में नापना चाहो तो यही सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? चलो, अच्छा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, और 1 लीटर में 1000 ml है। तो सीधे अगर मैं मीटर क्यूब को ml में बदलूं तो 3 जीरो तो इसके और 3 जीरो इसके। भाई 1 मीटर क्यूब में लीटर कितने हैं? 1000, और 1 लीटर में ml कितने हैं? 1000। तो 10 टू की पावर 3 और 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 6 ml लिख सकता हूं, या 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं।
तो ये कुछ कन्वर्जन है, याद रखना, कई बार गड़बड़ कर देते हैं, मिलीलीटर में नहीं देकर मीटर, आपके ये ज्यादा काम में आएगा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग लिखो जरा कॉपी में, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट बी मेजर्ड, द वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट बी मेजर्ड इन आइदर लीटर और आइडियल नहीं, आइदर लीटर और डेसीमीटर क्यूब। हो गया? देखो, कंसीडर ए कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यार 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नहीं है, इफ we filled this container with O2, N2 and S2, O2, N2 and S2, comma, assuming that they would not react with each other, then we can say that अब ये लिख लो आप तीनों लाइन, चाहो तो डब्बा भी बना लो, जो बताई थी पहले कि तीनों इंडिविजुअली 1,000 मानेंगे अपन। असम्पशन ही है ना, क्योंकि अगर तीनों 1,000 है तो इसका वॉल्यूम 3,000 होना चाहिए था, तो मान रहे हैं अपन फिर भी, यही आइडियल गैस की थ्योरी है। हो गया? है? ये बनाओ, इसमें क्या शोर हो गया, नीचे सॉलिड है, फिल्ड है, बीच में ऊपर गैस है। सॉलिड जितनी जगह पर है उसको आप एक्स कह रहे हो, जितनी जगह पर सॉलिड है वो एक्स है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो है v माइनस एक्स, वही वॉल्यूम गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड होगा। हो गया? बोलो सही यार मुझे। हो गया? तो एक काम करो, हेडिंग डालो प्रेशर ऑफ गैस, हटाया इसको, हो गया ना? प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। इसकी तो अभी डिटेलिंग भी करनी है, बहुत डिटेल में आएगा ये। आप तो अभी ये समझ लो कि एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, इनको एनर्जी मिलेगी तो भागेंगे तो कहां जाएंगे, आपस में टकराएंगे, बाहर तो निकल सकते हैं नहीं, है ना। कंटेनर ओपन थोड़ी ना होता है हर वक्त, हर जगह से, एक जगह से तो ओपन होगा, बाकी जगह तो वॉल होंगी। अब जैसे मैं तुम्हारी सीट के नीचे आग लगा दूं तो तुम भागोगे, तो सीधे गेट की तरफ तो ना भागोगे, आपस में पहले टकराओगे, वाइब्रेट करोगे, उसके बाद कुछ निकलेंगे, फिर कुछ निकलेंगे, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, उनके अंदर एनर्जी आती है, वाइब्रेट करते हैं, पहले एक दूसरे से टकराते हैं, और एंड में वो एक दूसरे से टकराते टकराते दीवार पे अपना प्रेशर लगाते हैं। इस लॉ को आपने बचपन में पढ़ा होगा, पास्कल्स लॉ पढ़ा है क्या? अरे यार 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं पास्कल लॉ, फ्लूइड प्रेशर लगाते हैं। नहीं, पर बहुत बेसिक है, स्कूल में प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह के, रेंज से ट्यूब लगा के वो कुछ है? स्कूल नहीं पढ़े तुम लोग? कोरोना देखो इधर, बातें नहीं। मान के चलो ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट किया, इससे टकराया, इस वाले मॉलिक्यूल ने इस वाले मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगाया, इस वाले मॉलिक्यूल ने उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर डायरेक्शन में। क्या किया बताओ?
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हर डायरेक्शन। तो इधर वाले मॉलिक्यूल पे भी प्रेशर लगा, इस वाले पे भी लगा, इस वाले पे भी लगा। इन्होंने अपने पास नहीं रखा, इन्होंने आगे भेज दिया कि मैं अकेले क्या को परेशान हूं, ले लो। ऐसे करते 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 अंत में सारा प्रेशर कहां लगने वाला है? वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। कहां लगने वाला है? जो मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगेगा उससे तो कुछ नुकसान ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो इलास्टिक कॉलिजन होता है। पढ़ा है क्या अपन ने ऐसा कुछ कहीं कभी कभी कॉलिजन में? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल या किसी भी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल जो कोलिजन करते हैं वो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होता है, उसमें किसी प्रकार के मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो ये वही तो चैप्टर है। तो क्या यहां पर मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो एनर्जी में लॉस होगा? नहीं होगा, याद रहेगी मेरी बात। और जो इनइलास्टिक कॉलिजन था वो डेली लाइफ में होता है, वो होता है, वो तो पढ़ चुके हैं अपन, कार पार में एनर्जी लॉस सब निकाले हुए, एनर्जी लॉस। अब अपन को पढ़ना आइडियल गैस के लिए। आइडियल नहीं भी होती तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो एनर्जी में लॉस। तुम एक इमेजिन करो, तुम तो करने से गलत बात है, हमें क्या पता, हमने देखे क्या मॉलिक्यूल? देखे तुमने? हम तो मानेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या होता होगा? एनर्जी लॉस। तो आप इमेजिन करो कि आप सांस ले रहे हो तो यहां पर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तभी ले पा रहे हो, और वो आपस में टकरा रही होंगी, मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो उनके लिए बहुत है। उनकी शुरुआत टेम्परेचर की कहां से होती है? 0 केल्विन से, 0 डिग्री सेल्सियस से आपन की होती है। गैस मॉलिक्यूल की शुरुआत कहां से हो रही है? और इस समय यहां पर अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो केल्विन में कितना होगा? 300 केल्विन। उनके लिए तो बहुत है। जैसे तुम्हारी शुरुआत 0 से तुम्हें 300 डिग्री पर पहुंचा दिया जाएगी भट्टी में, बैठो आराम से, तो जो तुम्हारी हालत होगी वही इस समय ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की हालत है। टेम्परेचर की वजह से भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं। जस्ट इमेजिन वो लॉस करेंगे अपनी एनर्जी, करते तो नहीं है। इमेजिन करो उनके टकराने की वजह से उनकी एनर्जी में लॉस हो रहा हो, उस समय मॉलिक्यूल टकराए, लॉस हो गया एनर्जी का, अब उतनी एनर्जी नहीं रही तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, तो इस कमरे की ऑक्सीजन चारों तरफ नहीं होकर एक ही जगह से मटके रह गई, क्योंकि मॉलिक्यूल में अब इतनी एनर्जी नहीं है कि जहां से आए थे वापस वहीं, तो तुझे यहां आना पड़ेगा ऑक्सीजन लेने के लिए, अपनी जगह बैठ के तो नहीं ले पाएगा। और फिर धीरे धीरे उनकी एनर्जी में बहुत लॉस हो जाएगा, तो वो जमीन पे ग्रेविटी की वजह से गिर जाएंगे, तो लेट लेट के सांस लेनी पड़ेगी तुमको। तो अच्छा लगेगा? इतना बड़े नाम, तुम इतने बढ़िया पर्सनैलिटी जमीन में लोट लोट के सांस ले रहे हो, तुम कैसा लगेगा? ऐसा होता है क्या? इसका मतलब मॉलिक्यूल यही है, पर यही है तो टकरा तो रही है, तो फिर भी यही है, इसका क्या मतलब है? ये सब अजम्पशन ही तो है, पर अजम्पशन कितने सही है ये देखना ना अपन को, तुम कि टकरा भी रहे हैं फिर भी चारों तरफ घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या? उनकी एनर्जी में टकराने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब उनका कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। समझ में आया क्या कह रहा हूं? अब सवाल यह है कि सर प्रेशर जो लगा रहे हैं ये क्या, कितना प्रेशर है? तो प्रेशर का मतलब होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो मॉलिक्यूल लगाएं, एरिया वो जितने दीवार पे लगाएं, जितने एरिया पे लगाएं। इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है, इसको आगे चल के अपन पढ़ेंगे 1/3 m/v स्क्वायर RMS, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ये पढ़ेंगे अभी अपन, जस्ट आप एक पन्ना पलटोगे तो आपकी किताब में फॉर्मूला मिल भी जाएगा मॉड्यूल में, ठीक है? तो अभी फिलहाल इस फॉर्मूले तक सीमित रहो। अब प्रेशर की यूनिट पढ़ते हैं जरा। क्या होती है प्रेशर की यूनिट बताओ? पास्कल। कम से कम यूज करेंगे उसको अपन करेंगे ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या यूज करेंगे? 1 ATM 1.01325 पास्कल। पास्कल लॉ के नाम पे ही तो है ना, तो ये साइंटिस्ट तो था जिसने पास्कल का लॉ दिया था, उसी के नाम पर है ये। पढ़ाई के आज से पहले की केमिस्ट्री में, किसी सब्जेक्ट में, बायो में भी आता है उनको, तो ये पढ़ाया गया? किसी ने नहीं पढ़ा? तो सबसे पहले तो जी मना करता, हमने नहीं पढ़ा। अभी हाँ करती पूछो लें कहां पढ़ा होता, 4 सवाल और उत्पन्न होंगे, मना करो, पहले ही मना कर दो, हमने नहीं पढ़ा था, पढ़ा भी होगा तो नहीं पढ़ा। अगर इस डेसिमल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, अरे इधर देखो, तो आप इसको 101.325 किलो पास्कल कह सकते हो। ये 10⁵ हो रहा है इसमें, 10⁵ पास्कल, तो हो जाएगा किलो पास्कल। किलो का मतलब 10⁵। अब 2 डेसिमल आगे बढ़ा दिए तो 3 ही तो बचे इधर, और 3 को क्या लिख सकते हैं अपन? किलो, ठीक है? अब एक बात और सुनो, थर्मामीटर देखा है? थर्मोमीटर में ऊपर की तरफ एक कुछ होता है क्या मरकरी जैसा, जिसके ऊपर वो क्या होता है, जो ऊपर नीचे जाने से हमें पता पड़ता है कि टेम्परेचर इतना है। टेम्परेचर स्केल पर क्या चीज ऊपर नीचे जा रही है? क्या भरा है उसके अंदर? मर्क्यूरी। जेल पेन है अभी की क्लास में? किसी के पास जेल पेन है? रिफिल जिसमें एड जेल वगैरह की जेल की रिफिल हो? कोई कायदे का बच्चा नहीं क्लास में, अमीर आदमी हो यार, जेल पेन है तेरे पास, रिफिल है उसमें?
ये भरा होता है डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ओरिजिनल तो भर नहीं देंगे, मर्क्यूरी तो बहुत महंगा मेटल होता है। ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, नकली कह लो, है ये पर पारा। मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? पारा, यानी कि 41-21। पहली बार जिसने हवाई जहाज बनाया था गैसोलीन का नहीं बनाया था, तो उसमें फ्यूल में मरकरी मिक्स था। इंडियन आदमी थे ना, सुना होगा, राइट ब्रदर्स से 10 साल पहले हम लोगों ने हवाई जहाज बनाया था, तो उसके अंदर भरा था पारा। कोडिंग की गई थी बकायदा उसकी, कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ था कैसे बनाए जाते हैं, क्या फ्यूलिंग होती है। उसको समझ नहीं पा रहे थे वो, 41-21 समझ रहे थे इसको, ये था पारा हिंदी में। कोडिंग को समझ नहीं पा रहे थे वो लोग, संस्कृत समझे पढ़े तो हाँ, वो आप पता नहीं क्या आप लोगों को। चलो ये कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा, फिलहाल यहां पर आओ। तो मरकरी भरी होती है। अभी क्यों भरी है? क्योंकि जेल भरा हुआ, जेल पेन है। जेल पेन और बॉल पेन में अंतर क्या है? तो जेल पेन से राइटिंग बहुत स्मूथ आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंक एक साथ छोड़ देता है। जबकि बॉल पेन में क्या होता है, इंक रुक रुक के धीरे धीरे आती है, जम भी जाती होगी सर्दियों में, धीरे धीरे भी आती है। जेल पेन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पारा है जो लगातार क्या लगा रहा है, प्रेशर। किस पे? उस जेल पे। क्योंकि जेल पेन की स्याही कैसी होती है, पतली होती है ना, ताकि जल्दी जल्दी निकल सके। तो ऊपर पारा है जो क्या लगा रहा है उसके ऊपर, प्रेशर, यानी कि पारा प्रेशर लगाता होगा। हाँ, तो एक एटीएम का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। mm तो जानते ही हो, 760 mm, 760 mm वॉल्यूम का Hg जितना प्रेशर लगाएगा वही 1 ATM भी है। इसका कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा ना यार, इसकी पेन के ऊपर जो सिलेंड्रिकल दिख रहा था, इसका कुछ तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती होगी। तो 760 mm का Hg कॉलम जितना प्रेशर लगाता है उसको 1 ATM भी कह सकते हैं। नहीं आया हुआ समझ लो तुम्हारे यार, बुद्धू भी तो हो तुम। ठीक है, यहां mm की बजाय सेंटीमीटर कर लो, जीरो हट जाएगा। तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल में देखोगे तो प्रेशर ऑफ, तो प्रेशर इस फॉर्म में भी गिवन होगा। इसको 760 टॉर कहते हैं। टॉर, टॉर्क मत बोल देना, टॉर्क, टॉर पढ़, टॉर है, TOR। और इसको आप 1.01325 बार भी कह सकते हो। ये वैल्यू और ये वैल्यू देख लो, बस 10⁵ मिसिंग है। इसका मतलब इतने पास्कल में, 10⁵ पास्कल में एक बार होता होगा। देख लो इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप क्या कह सकते हो कि एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बार से कुछ और ना समझ जाना, यूनिट है हीट। आगे पहुंच जाओ कहीं और, लिख लो ये सारी यूनिट लिखो। अरे मैंने लाइन क्या लिखवाई, तुम्हें कुछ लाइन लिखवाई क्या? बस उसके अंदर कुछ लिखवाया नहीं ना, लिखो जरा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस exerts pressure on each other at high temperature, and finally all the pressure exerted on the walls of container ये वाला फॉर्मूला लिखो, P इज इक्वल टू F/A, और ये यूनिट लिख लो, और अनदर यूनिट के नाम पर ये सब लिख लो। जैसे बेसिक के मतलब आपको आगे बढ़ने से पहले सब यूनिट इसकी बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। हो गया? अब देखो टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या हो गया, क्या घूर रहे हो? हुआ नहीं क्या अभी? धीरे धीरे, तुम्हारा तो हाथ पैर ही नहीं चलते हैं सर्दी में, नहाते धोते हो नहीं तुम्हें? नहाते हो? नहाना नहीं चाहिए भैया, शरीर मिट्टी का है, कीचड़ वीचड़ हो गई तो। टेम्परेचर ऑफ गैस,
लिखिए बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस the internal energy of the molecules, the internal energy of molecules increases. Full stop. It is measured in Kelvin. Measured in Kelvin. पर आपको पता है केल्विन में हर बार गिवन नहीं होता, आपन को लाना है केल्विन में स्पेसिफिकली इन सवालों में। तो अगर सेल्सियस में गिवन हो तो 273 जोड़ देंगे, और फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो ऐसे सेल्सियस में बदल देंगे, और फिर सेल्सियस से फिर केल्विन में बदलेंगे। तो दोनों चाहो तो लिख लो, वैसे तो लिखवा चुका हूं। टेम्परेचर स्केल पढ़ाया है मैंने, आप पढ़ाया है क्या आदित्य? पढ़ाया टेम्परेचर स्केल? अभी आएगा भैया अगले चैप्टर में, पढ़ा दिए। कुछ भी कह देता है, अगले चैप्टर में तो आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोमीटर पढ़ाऊंगा। अरे आया ना है, नहीं है, याद है तेरे को? अब मरा, हाँ बोला तो पूछेंगे। चलिए कितनी चीजें हो गई? मास, मास हो गया, क्या क्या लिखवा दिया? वॉल्यूम लिखवा दिया, डेंसिटी लिखवा, डेंसिटी हेडिंग डालो, डेंसिटी ऑफ गैस। ये डेंसिटी का थोड़ा सा रोल अलग है। डेंसिटी दो प्रकार की है। क्या है? डेंसिटी दो प्रकार की है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी है, एक वेपर डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मोलर मास अपॉन 2। कभी कभी काम में आएगी, कभी कभी जब क्वेश्चन में दे रखा हो वेपर डेंसिटी। बाकी हमें वेपर डेंसिटी से लेना देना नहीं है, हम चाहेंगे भी नहीं कि वेपर डेंसिटी आए, पर कभी किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है वो बता दिया मैंने। तो अपन को पाला पड़ेगा एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है प्योर, क्या प्योर। और वेपर डेंसिटी मतलब जिसमें वेपर मिक्स हो, वो वाली डेंसिटी वेपर डेंसिटी कहलाती है। अब प्योर डेंसिटी की जब बात आती है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। और आज जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो बोला था कि एक चीज याद कर लो, बोला था वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा, वो वाली चीज यहां रखो जरा, वॉल्यूम में एन आर टी अपॉन पी। तो पी कहां चला जाएगा? ऊपर। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है जनरल। एन को अगर आप गैस को 1 मोल ले लेते हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला पी एम अपॉन आर टी। ये आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, मास मोलर मास है। और इन सबकी यूनिट वही है जो ऐसा यूनिट होती है, बना लो, लिख लो जैसे लिखा मैंने। एक इसकी आर की वैल्यू लिखो जरा। इसकी 2 यूनिट है, मैं आपको मोल और लीटर वाली लिखवा रहा हूं, बाकी जो दूसरी यूनिट आएगी वो तो कैलकुलेटिव आएगी, बाद में आएगी। अभी तो आप फिलहाल लिखिए, ये लिख लो 0.08, और बिल्कुल फ्रैक्शन में जाना है तो 2 1 भी होती है, पर अपन यूज करेंगे 0.08 तक, क्योंकि फिर वो 2 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो बड़ी बात हो जाती है, उतना जाएंगे नहीं अपन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे गैस लॉज। आर की वैल्यू लिख ली, लिख लिया। हेडिंग लगेंगे गैसियस लॉज या गैस लॉज। गैस के लॉ तो 5 से 6 लॉ हैं,
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। शुरुआत के तीन जो है वो बहुत काम के हैं, बॉयल, चार्ल्स और गैल्यूसेक। तो पर इनमें एक चीज माननी पड़ेगी अपन को कि मास अपन सीख ले रहे हैं, वेरिएशन टेम्परेचर का, वॉल्यूम का और प्रेशर का होगा। किस किस का? प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। बाकी चीजें कैसी होंगी? फिक्स होंगी। लिखो डैश लगा के गैसेस लॉस के आगे, फॉर फिक्स मास एंड number of moles, the variation of pressure comma volume and temperature are known as gaseous laws. फर्स्ट लिखेंगे बॉयल्स लॉ, BOYLE एपोस्ट्रोफी एस, बॉयल्स लॉज। लिखिए, एट फिक्स टेम्परेचर pressure and volume are inversely proportional to each other. Pressure and volume are inversely proportional to each other. अब ये बात आप खुद सोच के मुझे बताना, सुनना ध्यान से। इस क्लास को कंटेनर मानो। जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर गैस भरी हुई है, बाहर से सनलाइट की वजह से हीट आ रही है ना? थॉट प्रोसेस करो, बाहर से क्या आ रहा है? हीट। अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी, हीट से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, भागेंगे, दीवारों पर टकराएंगे, क्या लगाएंगे? प्रेशर। पर गेट बंद है, खिड़कियां बंद है, बाहर जा सकती है क्या गैस? तो अंदर ही अंदर हीट आती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर जितना पहले था उतना ही रहे, बढ़े ना। तो क्या करूं? गेट खोल दूं और एग्जॉस्ट फैन चला दूं, तो क्या होगा? जो गैस थी वो बाहर चली जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ज्यादा जगह में। अभी इस क्लास में थी, फिर उस क्लास में भी गैस चली गई, तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं? और जो प्रेशर बना था वो प्रेशर और टेम्परेचर जो बढ़ा था वो कम हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं? प्रेशर घटा कि नहीं? और टेम्परेचर पहले जैसा हो गया कि नहीं? तो टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर घटा, यही तो हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, क्या किया उसके लिए आपने? वॉल्यूम को और प्रेशर को रेसिप्रोकल किया। ऐसे लिख, अच्छा सुन लो पहले, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इस वॉल्यूम को, अच्छा इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट लग सकता है के, सही है? इस वॉल्यूम को इधर ले आओ, मतलब क्या? P डॉट V इज इक्वल टू के। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट का मतलब मैं बताता हूं आपको। मान के चलिए पहले वॉल्यूम 2 था, वॉल्यूम कितना था? 2। प्रेशर कितना था? 5। मल्टीप्लाई कितना है पीवी का? प्रेशर कितना है? 5। वॉल्यूम कितना है? 2। कितना है मल्टीप्लाई? फिर आपने क्या किया? इस ढक्कन को उठा के कहां कर दिया? ऊपर। इस ढक्कन को कहां कर दिया? उठा के ऊपर, यहां कर दिया, यहां से ढक्कन हटा दिया आपने। तो क्या होगा बताओ? वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम हो गया 5, प्रेशर कम हो गया कि नहीं? प्रेशर हो गया 2। अब बताओ प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कितना होगा? 10। प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? नहीं, वो आपस में चेंज हो रहे हैं, पर उनका मल्टीप्लाई अब वो कांस्टेंट है। क्लियर है क्या? प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप ऐसे लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब यहां पर P1 V1 और यहां पर P2 V2, इनका मल्टीप्लाई कैसा है? कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन कहलाती है बॉयल्स लॉ की। ये इसको आइसोथर्मल भी कहते हैं। आइसो का मतलब आइसोलेटेड, चेंज ना हो। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ना हो। इसको क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। सुना है क्या आइसोथर्मल? चलिए लिख लीजिए इतना। क्या डाउट है?
अच्छा मैं डाउट हूं मैं, लिख ले बस। हो गया क्या? अब दो क्वेश्चन क्या है इस पे, मैंने कहा था ना ग्राफ आते हैं इस पे, तो इस पे क्या बन सकता है क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लिख लिया कि नहीं इतना। अब देखो एक ग्राफ बना, वाई एक्सिस पर तो है प्रेशर, एक्स एक्सिस पर है 1/वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम, 1/वॉल्यूम। और तीन ग्राफ बना दिए उसने, 1, 2 और 3, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T3। पहली बात तो ये कि आपको पता करना है कि क्या ये ग्राफ सत्य है, क्या इनके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो आंसर है यस। क्यों होगा कि सर आप देखो प्रेशर इज इक्वल टू K/V, तो प्रेशर इज इक्वल टू K को तो अलग रखो, 1/V को देखो आप, तो 1/V और प्रेशर के बीच का कर्व है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो जरा इसको स्ट्रेट लाइन में बदलो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सिस पे क्या प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या 1/V, सी कितना है यहां पर, यानी कि लाइन ओरिजिन पे आके रुक जाएंगी, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0। तुम लोग जानते तो ना जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब बताओ स्लोप कितना है इसका, के क्या है, ये तो कांस्टेंट था, तो इसका स्लोप कैसा है, तो लाइन कैसी बनी है, स्ट्रेट लाइन। सही है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के तो स्लोप कांस्टेंट होगा, यही तो कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी चले जाओ यही तो कांस्टेंट रहेगा। और कोई लाइन ऐसी होगी तो इसका स्लोप कैसे कांस्टेंट हो सकता है, नहीं होगा ना भाई। स्ट्रेट लाइन के तो स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट। अब दूसरा सवाल ये है कितना, ये तो तीन अलग अलग लाइन बन गई, ऐसा क्यों, कांस्टेंट तो कोई एक ही लाइन बननी चाहिए ना। इसका मतलब है के भी किन्हीं किन्हीं चीजों पे डिपेंड करता होगा, ये कहां पे डिपेंड करता है, आओ देखें। तो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन होती है पीवी इज इक्वल टू, इस v को इधर लेके जाओ तो nRT 1/V, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे। अब बताओ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को किसको इसको कंपेयर करो, जीरो हटाओ यार, हाँ हट गया। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, p की जगह p है, 1/V की जगह 1/V है, तो k की जगह क्या होगा, यानी कि n और r तो फिर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो k ज्यादा होगा। k क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब एंगल, किसका स्लोप ज्यादा है, तो यानी कि ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, ये और कम है। कितनी सारी चीज सीख गए देखो 2 मिनट में। जब अपन सोच रहे थे इसमें से क्या बन सकता है ग्राफ, सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आ गई, स्लोप समझ में आ गया, इसका ग्राफ का स्लोप क्या होगा, के क्या है कांस्टेंट, पर कांस्टेंट तो कुछ तो होगा, हाँ वो nRT है, एन और आर तो फिर से कांस्टेंट है क्योंकि आपको शुरुआत में लिखवा दिया नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर होता कांस्टेंट है, सारी डिपेंडेंसी कहां पे आ गई, टेम्परेचर पे आ गई, और यहां पर तीन अलग अलग टेम्परेचर के लिए बनाया गया है। स्लोप किसका ज्यादा है, T1 वाले का, इसका मतलब आया कुछ कुछ समझ में तो आया बुद्धि में, बना लो एक ग्राफ, ग्राफ जितना लिखा लिख लो उसको। और भी है इसकी कहानी, पर वो फिर कल पढ़ेंगे अब अपन।